जो न्याय यात्रा लेकर के चल रहे हैं और समाजवादी पार्टी के साथ आने से वह भीड़ जरूर दिखाई जो दे रही थी, अगर गठबंधन नहीं होता तो वह वोट में तब्दील नहीं होती। सपा और कांग्रेस वोटों में तब्दील हो जाएगी। अब वो सपा और कांग्रेस का गठबंधन होने से जो भीड़ राहुल जी के साथ चल रही है वह वोट में तब्दील हो जाएगी। जब ये भारतीय जनता पार्टी कछुआ की, घड़ियाल की, मगरमच्छ की है, जानवरों की और ट्रांसजेंडर की जनगणना कराती है, तो भाई ओबीसी की जनगणना क्यों नहीं कराती? तो ये भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से पिछड़ों की, दलितों की, वंचितों के सामाजिक न्याय की विरोधी है। यह धर्म के मुद्दे पर केवल जनता का ध्यान भटकाने का, असल मुद्दों से दरकिनार करने का यह भारतीय जनता पार्टी का काम करती है। तो भारतीय जनता पार्टी भारत पाकिस्तान के हिंदू और मुसलमान के मुद्दे पर, राम मंदिर के मुद्दे पर जो है जनता को जो है कि गुमराह करने का काम कर रही है और देश को बेचने का काम कर रही है। ऐसी स्थिति में समाजवादी विचारधारा के आधार पर ही भारतीय जनता पार्टी को मात दिया जा सकता है। और राहुल गांधी और अखिलेश यादव जी की जो जोड़ी बनी है सामाजिक न्याय के पीठ पर बैटिंग करने के लिए, हम लोग जो है कि इसी सामाजिक न्याय के मुद्दे पर, मंडलवाद, अम्बेडकरवाद के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी को पटखनी देने का, धूल चटाने का काम करेंगे। कि 2004 में, 2009 में जो 9 सीटों तक वह सीमित थी, उसी स्थिति में जो है कि पहुंचाने के लिए इंडिया गठबंधन जो है सक्षमता की ओर आगे बढ़ रहा। और देखते जाइए आगे होता है क्या। जैसे 21 बार जो क्षत्रियों का विनाश किया गया, क्या किसी मुसलमान ने किया था क्या? शंभू की गर्दन क्या किसी मुसलमान ने काटा था क्या? एकलव्य का अंगूठा किसी मुसलमान ने काटा था क्या? फूलन देवी की आबरू क्या किसी मुसलमान ने लूटा था क्या? मंडल कमीशन का विरोध, ओबीसी, SC, ST के आरक्षण का विरोध क्या किसी मुसलमान ने किया था क्या? ये क्यों केवल जो है कि मुसलमानों का डर दिखा करके हिंदुओं को गुमराह करने का काम करते हैं? नमस्कार दोस्तों, राहुल गांधी लखनऊ से भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर कानपुर निकल गए हैं और उसके बाद में उन्होंने ज़रूरत महसूस की और कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन हो गया है। उसके बाद में 17 सीटें कांग्रेस पार्टी को और 62 सीटें समाजवादी पार्टी को और 1 सीट चंद्रशेखर आज़ाद को छोड़ दी गई है। इसी को लेकर हमारे साथ में लोटर नाम निषाद जी हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि गठबंधन कितना कारगर होगा और जो राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही है इसका जनता में क्या प्रभाव पड़ रहा है। जो राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा उत्तर प्रदेश के अंदर चल रही है, अखिलेश यादव ने जाने से इनकार कर दिया था, लेकिन अब गठबंधन हो गया है तो अखिलेश यादव इसमें शामिल होंगे और जो जन समर्थन मिल रहा है, तो क्या लग रहा है भारतीय जनता पार्टी को ये नुकसान पहुँचा पाएगी ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा? देखिए, वर्तमान परिवेश में भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से काम कर रही है उससे साफ तौर पर यह स्थिति साफ हो जाती है कि भारतीय जनता पार्टी बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के संविधान को और विश्व का एक अनोखा जो लोकतंत्र है, भारत का लोकतंत्र है, उसको जो है कि ख़त्म करके संविधान की जगह जो है जो वर्ण व्यवस्था पर आधारित, जाति व्यवस्था पर आधारित, स्त्री सुदूरधियताम की परिपाटी को आगे बढ़ाने वाली मनुस्मृति का विधान है और ओबीसी, SC, ST, माइनॉरिटी और नारी जाति के विरोधी जो गुरु गोलवलकर की बंच ऑफ थॉट्स वी आर अवर नेशनहुड डिफाइंड में जो नीतियां हैं उनको लागू करने के काम में जुटी हुई है। ऐसी स्थिति में जहां सांप्रदायिक ताकतें अपना फंड फैलाती हैं, सामाजिक न्याय और संविधान के विरोध में काम किया जाता है, तो समाजवादी विचारधारा के लोग ही उनके राह में रोड़ा अटकाने का और उनके मार्ग में बैरियर खड़ा करने का काम करते हैं। समाजवादी पार्टी अपने PDA फार्मूला के तहत जो है पूरी तरह से कमर कस करके भारतीय जनता पार्टी से दो हाथ करने का और मिशन 2024 में भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली जाने का रास्ता रोकने की कवायद में जुटी हुई थी। और बड़ा ये सुखद ही समाचार है कि कल जो है कि सीट शेयरिंग की भी घोषणा हो गई कि कांग्रेस पार्टी जो है कि 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। और हमारे छोटे भाई चंद्रशेखर रावण है और उनसे बहुत ही आत्मीय मेरा लगाव है कि उनको बिजनौर की नगीना सीट से लड़ाएगा और 62 सीटों पर जो है कि हमारे समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं। अगर कुछ और भी बेहतर अगर सहयोगी आते हैं तो उनको भी जैसे भी होगा जो उनकी स्थिति होगी, उनका दायरा होगा, उसके हिसाब से समेट करके 2024 में एक लक्ष्य है कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के संविधान को, लोकतंत्र को, सामाजिक न्याय को बचाने के लिए 2024 में भाजपा को हटाना है, इंडिया गठबंधन की सरकार बनाना है। और निश्चित रूप से राहुल गांधी जी जो न्याय यात्रा लेकर के चल रहे हैं और समाजवादी पार्टी के साथ आने से वह भीड़ जरूर दिखाई जो दे रही थी, अगर गठबंधन नहीं होता तो वह वोट में तब्दील नहीं होती। सपा और कांग्रेस वोटों में तब्दील हो जाएगी। अब वो सपा और कांग्रेस का गठबंधन होने से जो भीड़ राहुल जी के साथ चल रही है वह वोट में तब्दील हो जाएगी। वोटों में तब्दील हो जाएगी, ये बड़ी बात आप कह रहे हैं। जिस तरह से सवाल उठ रहा है इस न्याय यात्रा के ऊपर कि लोग देखने तो आ रहे हैं, लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि ये वोटों में तब्दील हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। जिस तरह से राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के तहत
एक न्याय की मांग उठा रहे हैं कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। उसी को लेकर अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के अंदर पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक का एक नारा दिया है। तो क्या लग रहा है दोनों नेता मिलकर कामयाब हो पाएंगे सब अपने मिशन में? देखिए, समाजवादी पार्टी के नेता और विशेष करके हमारे पार्टी के कहने को सवर्ण थे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी, जो समाजवादी विचारधारा के महान चिंतक थे। उन्होंने संसोपा जब पार्टी चलती थी, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, तो उन्होंने नारा दिया था कि संसोपा ने बाधीघाट पिछड़े पावे 100 में 60। मंडल कमीशन के तहत हमारी ओबीसी की आबादी जो है 52.10% थी और तमाम जातियों को जो है मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू होने के बाद 1999 या उसके बाद में जो है उन्हें शामिल किया गया। तो आज हमारी आबादी जो है कि 62% से ऊपर चली गई है। ऐसी स्थिति में हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने पीडीए फार्मूला चलाने से पहले से उनकी यही मांग रही कि जातिगत जनगणना कराओ, जिसकी जितनी संख्या भारी उनकी उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए। तो हम लोगों का जो मुद्दा था, राहुल गांधी भी उससे प्रभावित हुए और आज के भारत की जो कड़वी सच्चाई है कि सामाजिक न्याय के मुद्दे पर हम मुंह मोड़ करके जो है राजनीतिक क्षेत्र में जो है कि हम अच्छी पारी की शुरुआत नहीं कर सकते। और कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी और समाजवादी पार्टी और माननीय अखिलेश यादव जी जो सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, जो हमारे बहुजन वर्ग की जो है कि मीमांसा भी यही है कि जिसकी जितनी संख्या हर स्तर पर, कार्यपालिका में हो, विधायिका में हो, न्यायपालिका में हो, चाहे निजी क्षेत्रों में हो, आउटसोर्सिंग की भर्ती हो, चाहे संविदा की भर्ती हो, हर स्तरों पर जो है कि हमारे ओबीसी SC ST की जो है जनसंख्या के अनुपात में भागीदारी होनी चाहिए। और जब ये भारतीय जनता पार्टी कछुआ की, घड़ियाल की, मगरमच्छ की है, जानवरों की और ट्रांसजेंडर की जनगणना कराती है, तो भाई ओबीसी की जनगणना क्यों नहीं कराती? 2000 हमारे हम लोगों के नेता शरद यादव जी, लालू प्रसाद यादव जी, माननीय परम पूज्य मुलायम सिंह यादव जी यह मांग 2010 में बड़ी तेजी से किए। तो यूपीए 2 की सरकार जो डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में चल रही थी, तो उसने 2011 का जो सेंसस था उसे सोशियो इको कास्ट सेंसस कहा जाता है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि अपने को पिछड़ी जाति का बताने वाले नरेंद्र मोदी जी 2024 में जब सरकार बनी और इन्होंने जब 31 अगस्त 2014 में जब प्रधानमंत्री बने, तो प्रधानमंत्री बनने के बाद 30 अगस्त 2016 को जब कास्ट सेंसस की रिपोर्ट को उजागर किया गया, तो SC ST की जनसंख्या को उजागर कर दिया गया। धार्मिक अल्पसंख्यक मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, यहूदी, रेसलर की कर दिया गया। ट्रांसजेंडर और दिव्यांग की कर दिया। भाषा आधारित जो जनसंख्या थी, मराठी है, तेलुगु है, तमिल है, कन्नड़ है, मलयालम हो, चाहे हिंदी हो, पंजाबी हो, असमिया हो, बंगला हो, उड़िया हो, सारे भाषा भाषियों के जनसंख्या के आंकड़े को घोषित कर दिया। तो ओबीसी की जनगणना को क्यों नहीं घोषित किया गया? तो ये भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से पिछड़ों की, दलितों की, वंचितों के सामाजिक न्याय की विरोधी है। और जब 1990 में शरद यादव जी, रामविलास पासवान जी, लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव जी के प्रयास से बीपी सिंह जी की सरकार ने 13 अगस्त 1990 को मंडल कमीशन की सिफारिश के अनुसार जो है 27% आरक्षण की घोषणा किए थे। तो बाहर से समर्थन दे रही भारतीय जनता पार्टी ने जो है कमंडल की राजनीति को शुरू कर दिया। तो जो मंडल विरोधी भारतीय जनता पार्टी है वह कभी पिछड़ों, दलितों, वंचितों की हितैषी नहीं हो सकती। यह धर्म के मुद्दे पर केवल जनता का ध्यान भटकाने का, असल मुद्दों से दरकिनार करने का यह भारतीय जनता पार्टी का काम करती है। आप देख लीजिए कि आज हमारे पढ़े लिखे नौजवान नौकरी की तलाश में, रोजगार की तलाश में मारे मारे फिर रहे। तो भारतीय जनता पार्टी भारत पाकिस्तान के हिंदू और मुसलमान के मुद्दे पर, राम मंदिर के मुद्दे पर जो है जनता को जो है कि गुमराह करने का काम कर रही है और देश को बेचने का काम कर रही है। ऐसी स्थिति में समाजवादी विचारधारा के आधार पर ही भारतीय जनता पार्टी को मात दिया जा सकता है। और उसमें उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी और बिहार में तेजस्वी यादव की अहम भूमिका रहेगी कि भाजपा के दिल्ली जाने के रास्ता को रोकने का काम करेंगे। जिस तरह से राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी जी पर आरोप लगा रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ओबीसी नहीं है, ये जन्मजात ओबीसी नहीं है, इन्होंने सरकार बनने के बाद 2001 में अपनी जाति को ओबीसी के अंदर शामिल करवाया गुजरात में जी। तो क्या लगता है जो राहुल गांधी पिछड़ों को, दलितों को और आदिवासियों को चेतना जगा रहे हैं उनके अंदर, तो क्या वो वोटों के अंदर कन्वर्ट हो पाएगी और इंडिया गठबंधन की सरकार बन पाएगी 2024 में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का और नरेंद्र मोदी का असली चेहरा उजागर हो गया। मैं तो कहता रहता स्वघोषित ओबीसी, इनका DNA ओबीसी का नहीं है, ये बाई बर्थ ओबीसी नहीं है,
इन्होंने जो है कि मुख्यमंत्री बनने के बाद जो है अपनी जाति मोड़ को जो है घाची, जो तेली जाति का पर्यायवाची होता है, उसके उपसर्ग के रूप में जोड़ करके मोड़ घाची को जो है ओबीसी में शामिल करवाने का काम किए। तो नरेंद्र मोदी जब असली ओबीसी है नहीं तो ओबीसी के हित की बात कहाँ से करेंगे। इन्होंने 2024 का जब लोकसभा का चुनाव चल रहा था, इनके पैरों की जमीन खिसक रही थी, तो उन्होंने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को जो है संवैधानिक दर्जा देने का प्रोपगंडा अपने जो पालतू तीतर और बटेर इनके हैं, तोता जो है, चाहे भूपेंद्र सिंह हो, चाहे डॉक्टर सुधा सिंह हो, चाहे लक्ष्मी नारायण यादव हो, चाहे नित्यानंद राय हो, राम कृपाल यादव हो, चाहे धर्मेंद्र प्रधान हो, इन लोगों को आगे करके कि बहुत बड़ी मुराद जो है कि ओबीसी को मिल गया जो अभी तक नहीं मिला था। लेकिन आज की डेट में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जो है सफ़ेद हाथी साबित हुआ है। उसका जो संवैधानिक स्तर जो है वह बिल्कुल निष्प्रभावी कर दिया गया है। ये उत्तर प्रदेश है, देश का सबसे बड़ा सूबा है। 2 बरस का समय बीत गया लेकिन उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष ही अभी तक नहीं बनाया गया। उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष नहीं बनाया गया। तो ये भारतीय जनता पार्टी जो है हमारे लोगों को गुमराह करके और जो शिखंडी के रूप में ओबीसी SC ST के नेताओं को आगे किया है, तो यह इनको केवल चारा के रूप में इस्तेमाल करके हमारे ओबीसी SC और ST को शिकार बनाने का काम करते हैं। और राहुल गांधी और अखिलेश यादव जी की जो जोड़ी बनी है सामाजिक न्याय के पीठ पर बैठक करने के लिए, हम लोग जो है कि इसी सामाजिक न्याय के मुद्दे पर, मंडलवाद अम्बेडकरवाद के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी को पटखनी देने का, धूल चटाने का काम करेंगे। और निश्चित रूप से 2024 में भाजपा जाएगी और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। जिस तरह से कुछ लोग कह रहे हैं कि भतीजों की जोड़ी में बुआ जी की कमी नज़र आ रही है, तो क्या लग रहा है कि बुआ जी भी आ सकती हैं इस गठबंधन के अंदर? देखिए, बुआ जी को अगर सद्बुद्धि आ जाए, अगर मान्यवर कांशीराम जी के संघर्ष को और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने जो अपने 4 पुत्रों की बलि देकर के जो अनोखा संविधान दिया है, अगर संविधान में उनका विश्वास हो, लोकतंत्र में विश्वास हो, तो बहन मायावती जी को माननीय अखिलेश यादव जी की शर्तों पर जो है इंडिया गठबंधन का साझीदार बन जाना चाहिए। अगर वह भाजपा के बी टीम के रूप में काम करती है और वोटों का बिखराव करके प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से भारतीय जनता पार्टी को लाभ पहुंचाने का काम करती है, तो यह SC के लोग हमारे ओबीसी से ज़्यादा जागरूक हैं। और जिन वोटों पर जो हमारे जाटा और चमार भाई हैं, मायावती जी जो है अपना एकाधिकार समझती है, तो वह समाज बेवकूफ़ नहीं है कि मायावती जी भारतीय जनता पार्टी जो संविधान को ख़त्म करने का काम कर रही है, ओबीसी SC ST के आरक्षण को लूटने का काम कर रही है, तो ये जाटा और चमार भाई जो है बहन मायावती जी के बहकावे में आकर के अपना वोट खराब करने का काम नहीं करेंगे, बल्कि समाजवादी पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी से 2-2 हाथ करने की तैयारी में कर रही है, और समाजवादी पार्टी भाजपा को पटकनी दे सकती है। और ऐसी स्थिति में जाटा और चमार भाई, मेरा तो कई जिलों में कार्यक्रम भी हुआ है, बड़ी संख्या में लोग समाजवादी पार्टी में अपना भविष्य देख रहे हैं और उन्हें महसूस हो रहा कि अखिलेश यादव ही लोकतंत्र और संविधान को बचाने की लड़ाई में अखिलेश यादव ही भाजपा को जो है कि धूल चटा सकते हैं। ये जो गठबंधन हुआ है 3 दलों के बीच में, चाहे आज़ाद समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी, 80 लोकसभा सीटों में क्या लग रहा है आपको कि कितनी सीटें ये तीनों दल जीत सकते हैं मिलकर? देखिए, हम तो ज़्यादा बड़बोलेपन का और हाइपरबोलिक बात नहीं करेंगे, लेकिन हम लोग कायदे से मैनेजमेंट करके चुनाव लड़ लिए, अपने संगठन के नट बोल्ट को कस करके जो है कि हम लोग चुनाव लड़ेंगे। तो 70+ सीटें हम लोग 70 सीटें आप मतलब इतना बड़ा दावा, 80 का 80 मोदी जी का रास्ता रोक देंगे आप? तो बिल्कुल रोकना है। और भारतीय जनता पार्टी की 2004 में, 2009 में जो 9 सीटों तक वह सीमित थी, उसी स्थिति में जो है कि पहुंचाने के लिए इंडिया गठबंधन जो है सक्षमता की ओर आगे बढ़ रहा। और देखते जाइए आगे होता है क्या। 2004 और 2009 की स्थिति में पहुंचा देंगे? बिल्कुल बिल्कुल, भारतीय मोदी लहरी खत्म कर देंगे। अब ये बताओ भाजपा ने क्या दिया? क्या दिया? ये 2 करोड़ नौकरी हर साल देने की बात करते थे, कितने करोड़ लोगों को नौकरी दिया? आप ये बताइए कि ये कहते थे कि हमें देश को बचाना है, तो ये तो देश विक्रेता बन गए। 34 लाख युवाओं को रोजगार मिलेगा, अभी मोदी जी सबमिट करके गए हैं। ऐसा ये बताओ, 5 इन्वेस्टर समिट हुआ था ना, तमाम जगह पर चौराहों पर गुलदस्ता सजाया गया था, वॉल पेंटिंग कराई गई थी, होर्डिंग बोर्डिंग लगा करके जो है अरबों रुपया पानी की तरफ बहाया गया। तो 5 इन्वेस्टर समिट हुआ, एक भी काम अब लखनऊ में बता दो ना कि भारतीय जनता पार्टी ने एक काम किया हो। आप जिस तरफ जाओगे आपको अखिलेश जी का काम दिखाई देगा।
मायावती का भी काम दिखाई देगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक काम बताओ ना। योगी महाराज का कोई काम नहीं दिखाई एक काम नहीं, केवल यह जो है ना बड़बोलेपन का काम किया है, या केवल जनता को गुमराह करने का काम किया है। राम मंदिर के मुद्दे पर और धर्म के मुद्दे पर यह जनता के को जो है कमजोर करने का और हमारे बेरोजगारों की कमर तोड़ने का काम करे। आप बताओ कि यही योगी जी है ना, 20वां पर्चा, एक हफ्ते में 2 पर्चा लीक हुआ है और वो परीक्षा स्थगित हुई। भाई 538 पदों पर आरओ और एआरओ की भर्ती थी, पेपर लीक का बहाना करके उस 5.5 लाख से अधिक आवेदक थे, उनका भविष्य अंधकार में डाला गया। अभी ये जो 61,000 पुलिस की भर्ती होने वाली थी, पेपर लीक के नाम पर जो है 55 लाख हमारे युवा बेरोजगार जो दर दर की ठोकर खा रहे थे, बेरोजगारी का दंश झेल रहे थे, अब उस परीक्षा को भी स्थगित कर दिया गया। 20 प्रतियोगी परीक्षाओं को अब तक योगी सरकार ने पेपर लीक के नाम पर जो है स्थगित कराने का काम किया। अगर कोई भर्ती हुई तो हाई कोर्ट में जो है अपने लोगों के द्वारा मुकदमा कायम करा करके उसको रुकवाने का काम किया। तो यह भारतीय जनता पार्टी की असलियत को जो है सभी लोग समझ चुके हैं कि इन्होंने नौजवानों को, किसानों को, ओबीसी, एससी, एसटी को केवल गुमराह करने का काम किया है, झूठा सपना दिखाने का काम किया है। तो जनता अब इनके छल कपट, झूठ फरेब और जुमलेबाजी में आने वाली नहीं है। और ये बात जिस तरह से हिंदू की बात करते हैं, आप ये बताओ ना कि 21 बार जो क्षत्रियों का विनाश किया गया, क्या किसी मुसलमान ने किया था क्या? शंभू की गर्दन क्या किसी मुसलमान ने काटा था क्या? एकलव्य का अंगूठा किसी मुसलमान ने काटा था क्या? फूलन देवी की आबरू क्या किसी मुसलमान ने लूटा था क्या? मंडल कमीशन का विरोध, ओबीसी, एससी, एसटी के आरक्षण का विरोध क्या किसी मुसलमान ने किया था क्या? ये क्यों केवल जो है कि मुसलमानों का डर दिखा करके हिंदुओं को गुमराह करने का काम करते हैं? हम तो मुसलमानों के गांव में रहता हूं, हमारे यहाँ बिल्कुल बड़े स्नेह और प्यार से एक दूसरे के काम में हम लोग सहयोग करते हो। कहा जाता है कि मुसलमान जो है गोश्त की हड्डी अब हिंदू घरों में फेंकते हैं काट काट। अच्छा, तो हिंदू नहीं खाते हैं का? आप चलो बनारस में मैं दिखा लूँ, दुबे चौबे पांडे मिश्रा जी लोगों को कैंट के स्टेशन पर मैं रंगे हाथ पकड़ा हूँ कि झोला में पैसा डाल करके जाते हैं और जो गोश्त बेचने वाला होता है ना उसका सुअर का, और बच्चे को थमा देते हैं और आगे जाते हैं लहरतारा तक, और फिर साइकिल से जब वो वापस आते हैं तो लड़का 1 किलो चाहिए, 2 किलो चाहिए, जो पैसा डाला रहता, और धीरे से साइकिल से वो चलाते आते हैं, स्कूटी मोटरसाइकिल से, और धीरे से झोला पकड़वा देता। तो भैया ये खाना कौन क्या खाता है, कौन क्या पीता है, इस पर सवाल क्यों करते हो? अरे भाई, पहले तो तमाम लोग गोमेध यज्ञ होता था, अश्वमेध यज्ञ होता था, ये राजसूय यज्ञ होता था, घोड़े की बलि दी जाती थी, गाय की बछड़े की बलि दी जाती थी। तो वह बलि दिलवाने वाला कौन था? क्या कोई मुसलमान होता था क्या? तो ये केवल खान पान के मुद्दे पर ये नफरत की खाई अगर खोदना चाहेंगे तो ये खाई खुदने वाली नहीं है। अब लोग समझदार हो गए हैं और भारतीय जनता पार्टी को जानते हैं कि ये नफरत की राजनीति करके अपनी राजनीतिक रोटी सेकने का काम करते। ये हिंदू मुसलमान एक तरफ करते, लेकिन सैकड़ों आरएसएस और भाजपा के नेता मिल जाएंगे जो मुसलमानों को अपना दामाद बनाए हैं, अपना बहनोई बनाने का काम किए हैं। तो यह केवल हिंदू मुसलमान के नाम पर अब इनकी राजनीति है और भारत पाकिस्तान के मुद्दे पर वो तो उनकी घर वापसी करवाई जाती है, इसलिए उनको दामाद बना लेते हैं। अच्छा, घर वापसी कराने के लिए कितने का कराए हैं? कराए हमारे गांव में, हमारे जिले में एक खानपुर गांव है और वहाँ कहते हैं कि एक दिन के लिए राय साहब लोग जो है कि मुसलमान हो गए और बेचारों की पंचायत हुई पूरा हमारे 84 गाँवों की। तो लोगों ने यही कहा, हमारे भूमिहार ब्राह्मण लोग, कि भाई इनकी लड़की तो हम लाएंगे लेकिन अपनी लड़की नहीं देंगे। तो वो कहें तब तो हमारे लड़के भैया कुंवारे रह जाएंगे, हमारे लड़के किस घाट लगेंगे? तो इस तरह का जो ये काम करते हैं कि हम इनका घर वापसी करा लेंगे, धर्मांतरण करा लेंगे, तो यह कुल मिलाकर के बेवकूफ़ी का काम है। और जो भी धर्मांतरित हुआ है, कोई ईसाई धर्म को स्वीकार किया या बौद्ध धर्म को स्वीकार किया, बौद्ध धर्म तो सबसे पुराना धर्म है, और चाहे मुस्लिम धर्म को स्वीकार किया, क्योंकि मुस्लिम धर्म में एक चीज़ देखता हूँ, चाहे शेख सैयद अरशद पठान हो और चाहे जो है कि अंसारी जुलाहा गद्दी घोसी मनिहार हो, जुलाहा अंग्रेज मदारी और कलंदर हो, सारे लोग नमाज अदा होती है तो वहाँ बराबरी दिखाई देती है। अगर कोई जुलाहा भी आ जाता है, कुजरा कसाई फकीर जुलाहा गद्दी भी आ जाता है, अगर आगे वो बैठा हुआ है तो शेख सैयद अरशद पठान मुगल को जो है पीछे बैठ करके नमाज अदा करना पड़ता है। तो जहाँ लोगों को प्रेम दिखाई देगा, जहाँ धर्म में समता है, समानता है, बंधुत्व है, भाईचारा है, वही असली धर्म की परिभाषा होती है। वह धर्म नहीं जहाँ नफरत की खाई बोई जाती है। भाजपा वाले नफरत की खाई वो बढ़ा रहे हैं। अच्छा बताओ, ये मनुस्मृति किसने लिखा था? कह रहे हिंदुओं एक हो जाओ। बताओ आप, मनुस्मृति
किसी मुसलमान ने लिखा था क्या? बंच ऑफ थॉट्स वी आर अवर नेशन हुड डिफाइन, जो ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी और नारी जाति के विरोध में है। क्या किसी मुसलमान ने लिखा था क्या? वर्ण व्यवस्था क्या किसी मुसलमान ने बनाया क्या? जाति व्यवस्था को किसी मुसलमान ने बनाया क्या? यही आप बताओ कि राम मंदिर का ढिढोरा पीटे और एक तरफ जो है कि राम भक्तों के अब इधर झूठा बयानबाजी करा रहा है। जिस नृपेंद्र मिश्रा ने मुख्य सचिव रहते हुए राम भक्त कार सेवकों पर गोली चलवाया और नेताजी का नाम घसीट करके समाजवादी पार्टी को कटघरे में खड़ा करा के बदनाम करते हैं। नृपेंद्र मिश्रा को राम मंदिर निर्माण ट्रस्ट का चेयरमैन बना दिया गया। अरे वो ब्राह्मण है, उनके तो अरे सुनो उनके यार, सारे पाप गंगा में डुबकी लगाने के बाद खत्म हो जाते हैं। एक 80 को जो है चौपाल कोई करके हैं, चौपाल अनुसूचित जाति के हैं, बिहार के रहने वाले हैं। उन्होंने हरी झंडी दिखा करके मुजफ्फरपुर से 300-400 का जत्था भेजे, जिसमें गुप्ता भी थे, मोदी की बिरादरी वाले, निषाद भी थे, यादव भी थे, रविदास भी थे, पासी और दुसाद भी थे। वह लोग जब अयोध्या में आए और चौपाल ने कहा था कि वहाँ जाएंगे तो रुकने की, खाने की, पीने की सारी व्यवस्था हो जाएगी। और जब बेचारे अयोध्या में आए, पैदल चल करके राम की प्रतिमा को लेकर के आए, तो चंपत राय ने जाति पहले पूछा कि जाति के हो निषाद, कि जाति के हो यादव, कि जाति के हो चमार, कि जाति के हो दुसाध और पासवान। कहना भाई तुम लोगों के लिए यहाँ रुकने की और खाने होने की कोई व्यवस्था नहीं है। तो केवल वोट के लिए लोहार को, सुनार को, मलाह, केवट, कुर्मी को, काठी को, जाट को, गुजर को, चमार, पासी, धरकार, बसफोर को, मुसहर को ये हिंदू बना लेते हैं। लेकिन जहां बराबरी की बात आती है, हक, हिस्से, सम्मान की बात आती है, तो वहां पर ये दरकिनार करने का काम करते हैं, 2M दर्जे का या बर्ताव करते हैं। वोट लेने के लिए हिंदू, जब हिस्सेदारी देने की बात आती है मतलब जातियों बांट देते हैं। 15 सदस्यीय राम मंदिर निर्माण ट्रस्ट बना तो किसी ओबीसी को क्यों नहीं रखा? जब उसका शिलान्यास, उसमें तो क्षत्रिय भी नहीं है, उसका राजा भैया ने संविधान सभा के अंदर या तो मैं कह रहा हूँ कि कहते हैं कि राम तो क्षत्रिय थे, तो राम के वंशजों को जो है कि उस ट्रस्ट में स्थान क्यों नहीं दिया गया? वहाँ पर पुजारी क्यों नहीं बनाया जा रहा है? वहाँ पर तो क्षत्रिय को पुजारी बनाते। और निषाद जी, राम का जब वनवास हुआ 14 बरस के लिए, तो उनको शरण देने का काम कौन किया? सिरगमेरपुर के महाराजा निषाद राज गुहराज ने किया। नत्थालाल केवट ने उनकी नैया पार लगाने का काम किया। और 14 वर्षों तक किसी ब्राह्मण, किसी सवर्ण ने राम की मदद नहीं किया, चाहे वो कोल भील किरात हो, चाहे निषाद हो, चाहे वानर हो। आदिवासी जनजातियों ने ही राम की मदद करने का काम किया। अब बताओ कि निषादों को पुजारी क्यों नहीं बनाया? अरे भाई, निषाद को पुजारी बना भी मंदिर का, राम मंदिर का पुजारी बनना चाहते हैं। अरे क्यों नहीं यार, जहाँ लाभ का पद है तो हमको दरकिनार क्यों किया जाता है? तो पैसा कमाना चाहते हो आप भी? हम केवल चंदा देंगे? हमारा घर परिवार नहीं है, हमारे लोग परिवार का भरण पोषण की चिंता नहीं है का? केवल बस एक जाति विशेष का वहाँ पर ठेकेदारी चलेगी और उनको स्पेशल 1,70,000 पुजारियों की ट्रेनिंग दी जाएगी कौशल विकास से, और 90,000 प्रोफेसर का जितना वेतन होता है, इन पंडा पुजारियों को वेतन देने का काम यह भारतीय जनता पार्टी करने जा रही है। तो बताओ भैया, हमारे घर में चंदा हम देंगे, चढ़ावा हम चढ़ाएंगे और मोटा हुआ होगा, उसका घर धन से भरेगा जो हमारे मंडल कमीशन का विरोध करता है, जो हमारे आरक्षण का विरोध करता है, जो हमारे सम्मान का विरोध करता है, जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान से घृणा करता है। तो ऐसे लोगों के असली चेहरा को पहचानने की जरूरत है। तो यह बताओ कि खुलेआम क्षत्रियों के आंख में धूल झोंका जा रहा। और क्या इन्होंने कहा क्षत्रियों के बारे में कि 12 बरस कुकुर जिए, 13 बरस सियार और 18 बरस से अधिक क्षत्रिय जिए तो समझो जीवन है धिक्कार। 10 बरस का ब्राह्मण का बेटा को 100 बरस का क्षत्रिय अपना बाप समझे। क्या इस व्यवस्था को आप मानोगे क्या? यह व्यवस्था के हम लोग पालक नहीं हैं, विरोध करते हैं आप इस व्यवस्था का? बिल्कुल विरोध करेंगे। अरे भाई, उम्र में हमसे जो बड़ा रहेगा तो हम उनको चाचा ताऊ कह के उसको सम्मान हम देने का काम करेंगे। खुल्ला अगर किसी जाति विशेष में पैदा हो गया है तो क्या हम और हमारे बाप उसका जो है पापूजी करेंगे, उसको प्रणाम करेंगे, उसका पैर छुएंगे? यह हमारे आचार संहिता से बाहर की बात है।